हाय स्टूडेंट्स। तो पहले तो सबको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। भगवान आपकी सारी विश पूरी करे। और आज जो है नया साल का पहला दिन है, और इसी के साथ जो है ना हम एमएमवी का एक कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें आईटीआई जो एमएमवी आईटीआई की जो ट्रेड है एमएमवी की, ठीक है, उसमें जितने भी आपके सिलेबस में चैप्टर्स आते हैं वो सारे के सारे जो हैं वन बाय वन आने वाले दिनों में आपको यूट्यूब पे इसी चैनल पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम पढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि ये बेसिकली एमएमवी ट्रेड है क्या। मोटर मैकेनिक व्हीकल, एज यू ऑल नो, जब आपने एडमिशन लिया था तो ऑब्वियस सी बात है, सबको अपना पैशन पता है और सबने ये सोच समझ के ट्रेड ली है, और अच्छी भी है और इसका काफ़ी ज़्यादा स्कोप भी है। जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है एमएमवी का, मोटर मैकेनिक व्हीकल का। लाइक आप मरीन जॉब्स हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ है इसका। गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब निकलती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती है उनमें जॉब्स निकलती हैं, रेलवे में जॉब्स निकलती हैं। ये तो थी गवर्नमेंट सेक्टर की बात। प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी जॉब्स हैं, जैसे कि मान लीजिए मारुति सुजुकी है, बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं जिनको मैकेनिक्स जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा नीड होती है। बेसिकली ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं, और अगर आपको सेल्फ खुद भी कुछ बिजनेस खोलना है, सपोज़ करो किसी को वर्कशॉप खोलनी है, किसी का खुद का गैराज है, तो ऐसे में भी मोटर मैकेनिक व्हीकल की जो ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है ना, तो ट्रेड काफ़ी अच्छी है, पर उसके लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात, आपको बहुत मन लगा के पढ़ना पड़ेगा और हर एक चीज़ जो है डिटेल में सीखनी पड़ेगी। ठीक है ना, थ्योरी हम यहाँ पे कवर कराएंगे, प्रैक्टिकल आप जो है किसी भी तरीके से उसमें ढील ना छोड़े। अगर आपने प्रैक्टिकल में ढील छोड़ दी तो आपका बेस जो है वो ख़राब हो जाएगा और आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। जैसे कि आपका जो फर्स्ट जो मॉड्यूल है, इसमें अराउंड आपके 14 मॉड्यूल्स आएंगे। 14 मॉड्यूल्स में आपके अलग अलग टॉपिक हैं। किसी में एग्जॉस्ट है, किसी में इंजन के बारे में सीखना है, किसी में सेफ्टी के बारे में सीखना है। जैसे कि हमारा पहला मॉड्यूल जो है वो है वर्कशॉप सेफ्टी प्रैक्टिसेस। ठीक है ना, वर्कशॉप सेफ्टी प्रैक्टिसेस में आपने किस तरह की सेफ्टी प्रोसीजर्स को अपनाना है ताकि आप जो है किसी एक्सीडेंट में, किसी बड़े डेंजर में ना पड़े, किसी रिस्क में ना पड़े। जैसे कि सपोज कई बार क्या होता है, फैक्ट्रीज में जो है प्रॉपर इंडस्ट्रीज नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जाता। ठीक है ना, प्रॉपर इंडस्ट्रीज नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जाता। यहाँ तक कि जो 2021 का डाटा है, 2021 के डाटा में क्या था कि हर महीने 7 ऐसी इंडस्ट्रीज थी, तकरीबन तकरीबन ऑन एन एवरेज 7 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिनमें इंडिया में आग लग रही थी, या फिर उन्होंने इंडस्ट्रीज नॉर्म्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया था, तो किसी बड़े एक्सीडेंट को उन्होंने अंजाम दिया था। ठीक है ना, तो ये सारा का सारा हमें किस में पढ़ना है, वर्कशॉप सेफ्टी प्रैक्टिसेस। एज यू ऑल नो कि भाई अगर कोई फैक्ट्री में नुकसान होता है, ठीक है ना, जैसे फैक्ट्री में नुकसान हो गया, इंडस्ट्री में कोई नुकसान हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, फायर आग लग गई, या फिर कोई और नया नुकसान हो गया, तो उसमें क्या है, प्रॉपर्टी का तो नुकसान होता ही है। ठीक है ना, लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। ठीक है, तो अभी इसमें क्या देखना है, जैसे कि स्कोप हमने देख लिया है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी हमने देख ली, किस तरह की सेफ्टी प्रैक्टिसेस हमें अपनानी है। आज जो है हम जितने भी मॉड्यूल्स हैं ना आपके मोटर मैकेनिक व्हीकल में, जितना आपको पढ़ना है, वो सारे के सारे मॉड्यूल्स जो हैं उनका ओवरव्यू लेंगे, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे 1-2 मिनट, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्लासेस आएंगी वो टॉपिक वाइज आती जाएंगी, उसमें हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे। ठीक है ना, तो जैसे कि सेफ्टी प्रैक्टिसेस में फायर एक्सटिंग्विशर्स आते हैं। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर पता है, जैसे कि फ्लामेबल लिक्विड्स होते हैं जो बहुत जल्दी जल जाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। ठीक है ना, इनकी आग को बुझाना है, किस तरीके से बुझाना है, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है। जैसे कि गत्ते हैं, फोम है, ठीक है ना, इनमें आग लगती है तो आपने कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है। आपने पेट्रोल में आग लगी है, डीजल में आग लगी है, फ्लामेबल लिक्विड में आग लगी है, तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है। इलेक्ट्रिकल सर्किट
में आग लगी है तो कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करना है। तो ये सारे के सारे फायर एक्सटिंग्विशर के जितने भी टाइप्स हैं वो किसमें पढ़ेंगे हम, टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स में, ठीक है ना। मान लीजिए किसी को चोट लग जाती है कोई काम करते टाइम वर्क प्लेस पे, इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इतनी अच्छी सुविधा नहीं है कि आप जो है चुटकी बजाएं और सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो उस टाइम आप क्या करोगे, पहले इंसान को फर्स्ट एड दोगे, ठीक है ना। अगर उसको चॉकिंग होती, सांस लेने में दिक्कत होती है तो कौन सी टेक्निक आपने यूज करनी है, ठीक है ना। आपको सपोज करो किसी को चोट लग गई और उसका काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल रहा है, तो उसको आपने ब्लड को कैसे रोकना है, ठीक है ना। फर्स्ट एड किट जो है सबको यूज़ करनी आनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसका यूज़ सीखेंगे। उसके बाद सेफ डिस्पोजल ऑफ टॉक्सिक डस्ट जैसे कि आपने डस्ट देखे हैं जैसे कि काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज़ में, जिनमें मरकरी भी होता है, लेड भी होता है, एस्बेस्टोस होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। ये सारे के सारे जो हैं हमारे इंसानी शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हैं, ठीक है ना। तो इनको कैसे डिस्पोज करना है, इनसे कैसे बचना है, इनसे आपका कम से कम एक्सपोजर हो, ठीक है, आपको नुकसान ना हो, ठीक है ना। लंग्स आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो आपके ख़राब ना हो इन डस्ट की वजह से। तो ये सारा तरीका कि उसको कैसे डिस्पोज करना है सेफली, वो सीखेंगे हम इसमें, ठीक है ना। उसके बाद है सेफ्टी डिस्पोजल ऑफ यूज इंजन ऑयल। जैसे कि जो इंजन ऑयल होता है, आपको पता है जब यूज इंजन ऑयल होता है उसको कैसे आप डिस्पोज कर सकते हो, ठीक है ना। जो इंजन ऑयल में जो ऑयल जो है काफ़ी टाइम से चल रहा होता है वो ब्लैक हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, है ना। तो उसको कैसे सेफली यूज़ करना है, किन कामों में उसको यूज़ करा जा सकता है, ठीक है, वो सब सीखना है इसमें। सेफ हैंडलिंग ऑफ फ्यूल स्पिलेज, जो फ्यूल का जो रिसाव है, ठीक है ना, ईंधन का जो रिसाव है उसको कैसे हैंडल करना है। सेफ हैंडलिंग एंड पीरियोडिक टेस्टिंग ऑफ लिफ्टिंग इक्विपमेंट जैसे कि मान लो क्रेन्स हैं, ठीक है ना। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में कार को लिफ्ट करने के लिए या फिर ऑटोमोबाइल को व्हीकल को लिफ्ट करने के लिए क्रेन्स होती है, ठीक है। उनका टाइम टू टाइम, पीरियोडिक मतलब टाइम टू टाइम उनका चेकअप होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लो आप जो है आपने लिफ्ट यूज़ करी और आप उसको फिर सपोज करो कि 6 महीने बाद आप उसको यूज़ कर रहे हो और विदाउट आपने चेकिंग उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। मान लो कोई नट बोल्ट ढीला हुआ, ठीक है, नट बोल्ट अगर कोई ढीला हुआ और उससे कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, किसी को चोट लग गई, तो इसलिए कहते हैं कि आप जो है पीरियोडिक टाइम टू टाइम जो है ना उनको चेक करो ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, ठीक है ना, कोई एक्सीडेंट फेस ना करना पड़े। जैसे कि ये लिफ्ट है, ठीक है ना, ये लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स में आती है आपकी। और उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑथराइजेशन मूविंग ऑफ रोड टेस्टिंग व्हीकल्स, ठीक है। जैसे कि मान लो इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, ठीक है, जो कि परमिट देती है कि किस तरह के व्हीकल्स जो हैं रोड पे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, किस नॉर्म्स के तहत करेंगे, उनका एमिशन, उनसे जो धुआं निकल रहा है, ठीक है ना, वो कितना परमिसिबल लिमिट तक रहेगा, ठीक है ना, किस तरह की टेक्नोलॉजी जो है यूज़ करी जाएगी। मतलब जो भी काम किया जाता है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के थ्रू किया जाएगा, परमिट देना, लाइसेंस देना, रजिस्ट्रेशन व्हीकल्स का, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, ये देखा जाता है कि भाई कैसे जो है इको फ्रेंडली मेथड्स को अपनाया जाए ताकि जो है इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान हो सके, ठीक है ना। उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि कि हमारे आसपास कई सारी एनर्जीज हैं, जैसे कि ये लाइट एनर्जी है, मैं बोल रहा हूँ साउंड एनर्जी है, ठीक है ना, केमिकल एनर्जी है, कई तरह की एनर्जीज हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, प्रिंसिपल क्या कहता है, सिद्धांत क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप एनर्जी को ना ही ख़त्म कर सकते हो ना ही इसको पैदा कर सकते हो, पर एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है, ठीक है ना। ये एनर्जी जो है एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है। जैसे कि मान लीजिए स्पीकर्स हैं, ठीक है, स्पीकर्स में आप इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड करते हो, ठीक है ना, और उससे क्या होता है, साउंड एनर्जी पैदा होती है। तो आपने तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी थी पर प्रोड्यूस क्या हुई है, साउंड एनर्जी। तो वो जो है एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी किसमें, साउंड एनर्जी में, ठीक है ना। तो ऐसे कई तरह के एग्जाम्पल्स हैं, तो इनके बारे में पढ़ना है। और एनर्जी कितने टाइप की होती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना, ये इनके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद मॉड्यूल 2 आएगा आपका इंजीनियरिंग मेजरमेंट।
बेसिकली इसमें जितने भी टूल्स आप यूज़ करने वाले हो मोटर मैकेनिक व्हीकल में की ट्रेड में, वो सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। चाहे वो साफ करने से रिलेटेड हो, चाहे वो मार्किंग करने से रिलेटेड हो, निशान लगाने से रिलेटेड हो, चाहे वो उसको फिनिशिंग देने से रिलेटेड हो, जो आपका वर्क पीस है उसको फिनिशिंग देने से रिलेटेड हो, ये सारे के सारे टूल्स जो हैं वो हम इस मॉड्यूल 2 में पढ़ेंगे। जैसे कि मार्किंग मटेरियल है, किस चीज़ से निशान लगाना, ठीक है ना। जैसे कि कॉपर सल्फेट होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, उससे निशान लगाना, या वाइट कलर का चूना पत्थर है उससे निशान लगाना, ये सारे के सारे मार्किंग मटेरियल आपको पढ़ने हैं। उसके बाद सेकंड क्लीनिंग टूल्स आएंगे। क्लीनिंग टूल में जैसे आपने देखा वो ब्रश होता है, उसमें वायर होते हैं, तार लगे हुए होते हैं, ठीक है ना। तो वो किस लिए यूज होते हैं, जैसे कोई कार्बन कंपोनेंट है, ठीक है ना, कार्बन का कोई चूरा उरा है, ठीक है, वो आपने हटाना है ऑब्जेक्ट से। जैसे किसी भी तरीके का जो मेटल आपका वेस्ट जो चूरा है, ठीक है ना, वो जो मटेरियल है वो आपके वर्क पीस से हटाना है, तो आप उसको रगड़ते हो, ठीक है ना। तो उस वो क्या है, आपका वायर ब्रशिश है। एमरी शीट जो आपने शुद्ध देशी हिंदी में बोले तो जैसे रेग मार्क सुना होगा ना, ठीक है ना। ऐसे दो तरह के रेग मार्क, घर में जब व्हाइट वॉश होता है, सफेदी होती है, तो रेग मार्क यूज होता है ना। ऐसे ही एक रेग मार्क जो है मेटल ऑब्जेक्ट्स के लिए भी बना हुआ है, मेटलिक काम के लिए भी बना हुआ है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसमें पढ़ने हैं। उसके बाद स्क्रैपर, स्क्रैपर जो आपको पता है, जैसे कि आपने आप घर में आपने वो देखा होगा, झाड़ू जब आप लगाते हो तो कूड़ा उठाने के लिए एक प्लास्टिक का स्क्रैपर होता है, ठीक है। ऐसे ही स्क्रैपर जो है यहाँ पर भी होंगे, कार्बन पार्टिकल्स को हटाने के लिए होंगे। जैसे सिलेंडर हेड है, पिस्टन हेड है, मैनिफोल्ड पाइप्स हैं, इनसे जो कार्बन का जो आपका वो मटेरियल है, वेस्ट जो है, उसको हटाना है। सरफेस प्लेट जो है, सरफेस प्लेट क्या होंगे, सरफेस प्लेट जो है जैसे कि मान लीजिए कोई सपाट सरफेस है, ठीक है ना, एक प्लेट है वो काफ़ी ज़्यादा सपाट है, काम किस लिए आता है इसका, जैसे कि मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर खाबड़ है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर खाबड़ है। ओके, ये हट गया। ठीक है, तो ये काफ़ी ऊपर खापड़ है। सपोज करो मुझे किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी वर्क पीस पे एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, ठीक है ना, और मैं चाहता हूँ कि जो मेरी जो उसका सरफेस हो ना, वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहे, बिल्कुल यूनिफॉर्म रहे। यूनिफॉर्म का मतलब एक सार रहे, उसमें कहीं पे भी ऊपर खापड़ ना हो, कहीं पे भी इरेगुलर सरफेस ना हो, ठीक है ना। तो उसके लिए सरफेस जो है, सरफेस प्लेट आपकी यूज होती है, ठीक है ना। अच्छा, व्हील बेस क्या होता है, व्हील बेस सपोज करो ये कार है, आ, इसका सेंटर, दोनों व्हील्स का, फ्रंट व्हील का और रियर व्हील के जो सेंटर का डिस्टेंस है, ये आपका कहा जाता है व्हील बेस, ठीक है। और मान लीजिए ये कार है आपके सामने, और उसका ये कार कुछ ऐसे खड़ी हुई है, और फ्रंट साइड पे जैसे कि मान लीजिए ये कार है आपकी, और फ्रंट साइड इमेजिन करो इसकी, है ना, और ये व्हील्स हैं इसके, है ना, ऐसे खड़ी है कार, ठीक है ना। तो दोनों फ्रंट व्हील के सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका ट्रैक कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। इनको कैसे मेजर करना है, ये सारी की सारी चीज़ें किसमें आएंगी, आपकी मार्किंग इसमें मॉड्यूल 2 में। लेंथ मेजरमेंट करनी है, लंबाई को नापना है। इंजीनियर्स स्टील रूल आपने देखा होगा, स्टील का जो स्केल होता है, रूलर कहते हैं हम उसको ना, वो यूज करना, मेजरमेंट उससे कैसे नापनी है। ट्राई स्क्वायर जो होता है, ट्राई स्क्वायर कुछ ऐसे दिखता है, इसका जो ये एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है। ये कितने का होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है ना। तो ये प्रिसीशन एक्यूरेसी नापने के काम आता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपर 90 डिग्री का एंगल प्रोवाइड करा रहा है या नहीं करा रहा, ठीक है ना। तो उसके लिए आपका क्या यूज होगा, ट्राई स्क्वायर्स यूज होंगे। उसके बाद टाइप ऑफ कैलिपर्स होते हैं। कैलिपर्स मतलब जैसे कि आपने क्या करना है, कोई ऑब्जेक्ट जो है होल्ड करना है, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको कैलिपर्स की नीड पड़ती है, पकड़ना है, ठीक है ना। और ये क्या करता है, दो तरह के होते हैं, टाइप ऑफ जॉइंट्स के हिसाब से और
टाइप ऑफ लेग के हिसाब से, ठीक है ना, टाइप ऑफ जॉइंट्स और टाइप ऑफ लेग के हिसाब से होते हैं, ठीक है ना। आउटर मेजरमेंट किसी ऑब्जेक्ट की, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है, इसकी आउटर मेजरमेंट और इसकी जो इनर मेजरमेंट है, मेजर करना है तो आपको क्या यूज करना है, कैलिपर्स यूज करने हैं, ठीक है ना। डिवाइडर्स को हम प्रकार भी बोल सकते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा ना प्रकार, जो आपने यूज भी करे होंगे बचपन में, तो वो डिवाइडर्स। सरफेस गॉजेस, सरफेस गॉज कुछ इस तरीके से दिखता है। सरफेस गॉज जो होता है वो बेसिकली क्या होता है कि पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के लिए होता है किसी ऑब्जेक्ट पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए होता है। और मान लीजिए कि ये एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, गोल ऑब्जेक्ट है, नहीं गोल है ना पेन, ठीक है। अगर मुझे इसका सेंटर पॉइंट फाइंड करना है, अगर मुझे इसका सेंटर पॉइंट ढूंढना है तो उसके लिए भी मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी। ये जो स्क्राइबर होता है ये रोटेट कर सकता है, ठीक है ना। मान लीजिए ये फिक्स एंड है और यहाँ पर एक सर्कुलर प्लेट है, यहाँ एक सर्कुलर प्लेट है, ठीक है ना। थोड़ा सा इससे बड़ी ले लेते हैं, मान लीजिए ये कोई सर्कुलर प्लेट है, तो ये जो है स्क्राइबर जो है ऐसे मूव कर सकता है, सर्कुलर लाइन जो है ऐसे रोटेट कर सकता है इन, और जो इसका सेंटर पॉइंट है वो फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। चलो स्क्राइबर बता ही दिया, स्क्राइबर, ये भी स्क्राइबर होता है और ये भी स्क्राइबर होते हैं, ठीक है ना। ये हाई कार्बन स्टील से बने हुए होते हैं। ये किस लिए होता है, लाइन जो होती है ड्रॉ करने के लिए, ठीक है ना, मार्किंग करने के लिए, उसके लिए यूज होते हैं ये स्क्राइबर्स। हैंड टूल्स, हैंड टूल में आपके पंच आ जाएंगे, ठीक है ना। हैंड टूल में आपके क्या आ जाएंगे, पंच आ जाएंगे। क्या काम है उनका, पोजीशन मार्क करनी है। पोजीशन मार्क करनी किस पे, वर्क पीस पे, जिस पे आप काम कर रहे हो उस पे पोजीशन मार्क करनी है, तो उसके लिए पंच का यूज करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से दिखता है, वो पॉइंटेड एंड है, ठीक है ना। आगे से कैसा है, नुकीला है। चीजल सबको पता है, ठीक है, अनवांटेड मटेरियल को हटाने के लिए, अगर कोई मटेरियल है आपको उसको ऊपर से स्क्रैप करना है, प्लेन करना है, तो उसके लिए क्या यूज होगा, आपका चीजल यूज होगा, ठीक है। अलग अलग तरह के इसमें शेप्स हैं, ये चीजल्स के हैं। एंगल्स ऑफ चीजल्स, चीजल्स में किस तरह के एंगल्स होते हैं, क्लियरेंस एंगल, रेक एंगल, ठीक है ना। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, किस तरीके से आप चीजल को पुट कर रहे हो ऑब्जेक्ट पे, किस तरीके से रख रहे हो, किस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है ना, किस तरह की शेप आपको चाहिए, उसके हिसाब से एंगल्स ऑफ चीजल्स भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। हैमर्स, हैमर्स कितने तरह के होते हैं, इनके जो एज होते हैं, जो किनारे होते हैं, इनके हिसाब से 3 तरह के, बॉल पेन, क्रॉस और स्ट्रेट, ठीक है ना। क्या करना है, तीनों का अलग अलग काम है, सब जगह आप एक ही तरह का हथौड़ा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। वुडन मैलेट जो होता है, वुडन मैलेट आपने देखा होगा, एक लकड़ी का हथौड़ा होता है ना, ठीक है ना। और जैसे लाइट ऑब्जेक्ट पे, लाइट ऑब्जेक्ट है, आपको उस पर हिट करना है, ठीक है, हल्के ऑब्जेक्ट है तो उस पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वुडन मैलेट का यूज करना पड़ेगा। स्क्रू ड्राइवर सबको पता है, घर में यूज करे हुए हैं, ठीक है ना। एलन कीज जो चाबियां होती हैं उसका पूरा सेट आता है, आपने देखा होगा, नट बोल्ट खोलने के लिए अलग अलग साइज के, तो उसके लिए एलन कीज, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स हैं काफ़ी ज़्यादा बारीक उसमें नट बोल्ट्स होते हैं, जैसे कि इंजन में होते हैं, है ना, इंजन में होते हैं, अंदर जो इंजन से निकलने वाली जितनी पाइपिंग्स हैं, वॉल्व्स हैं, ठीक है, उनको ओपन करने के लिए एलन कीज का यूज़ होता है, ठीक है। बेंच वाइज कुछ इस तरीके से दिखता है, आप इसको रोटेट करोगे तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो है पीछे हो जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हो, एक ऑब्जेक्ट इसमें डालकर, ठीक है, इसको वापस रोटेट करोगे तो ये दोनों पास आ जाएंगे और वो ऑब्जेक्ट जो है बहुत ही टाइटली हेल्ड हो जाएगा, मतलब टाइटली वो जो है पकड़ा जाएगा। उससे क्या होगा, वो पकड़ बनेगी तो आप उस पर इजिली कुछ काम कर सकते हो। सपोज करो मुझे कोई ऑब्जेक्ट है और सपोज करो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक आयरन की पत्ती है और मुझे इसका एज जो है ना कुछ ऐसा कर्व चाहिए ऊपर से, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इसमें डालूंगा और टाइट करूंगा तो ये अब जो है हिल नहीं पाएगा, ठीक है। तो हिलने ना का फायदा क्या होगा, ना हिलने का फायदा क्या होगा कि आपको जो है एक्यूरेसी मिल सकती है, आप जो है इजिली काम कर सकते हो। जब ऑब्जेक्ट ही हिलता रहेगा तो आप क्या ही काम करोगे इस पे और क्या आपकी एक्यूरेसी आएगी, ठीक है। तो उसके लिए आपके क्या यूज हो रहे हैं, बेंच वाइज। अब ये कितने टाइप की होती हैं वो भी आपको पढ़नी है। सी क्लैम्प, सी क्लैम्प का भी सेम ही काम है, क्या करना है, ऑब्जेक्ट को टाइटली पकड़ के रखना है ताकि वो हिले ना जब उस पर काम हो रहा हो, ठीक है ना। जैसे कि ये नट पकड़ रखा है ना, आप इसको लूज करोगे तो ये ऊपर हो जाएंगे और ये नट जो है बाहर आ जाएगा। कुछ काम करना है तो आप लगाइए और उसको टाइट करिए, ठीक है। चलो स्पैनर्स घर में यूज करी हुई सबने, चाबियां कहते हैं देसी वर्ड, ठीक है ना।
क्या किस लिए काम आते हैं? जो नट बोल्ट होते हैं उनको टाइट करने के लिए या फिर ओपन करने के लिए, ठीक है ना। प्लायर, प्लायर मतलब प्लास होते हैं, ठीक है ना। प्लास तो यूज करे होंगे ना घरों में। चलो, स्निप्स आते हैं उसके बाद। स्निप कितने टाइप के? स्ट्रेट और बेंट, ठीक है ना। ये स्निप किस लिए यूज होता है? कैंची की तरह है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि कोई आपकी पतली सी मेटल की शीट है, आपको उसको काटना है, ठीक है ना। अब कपड़ा काटने के लिए तो कैंची बनी हुई है, मेटल की शीट काटनी है तो आपने क्या यूज करना है? स्निप यूज करनी है। कोई दिक्कत इतने में? चलो, एयर इम्पैक्ट रेंच और रेचेट, ये होता है रेचेट, दिख रहा होगा। और एयर इम्पैक्ट रेंच, ठीक है ना। इसमें क्या काम होता है? जैसे कि ये ना काफ़ी ज़्यादा हाई टॉर्क प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। ये जो स्टार्टिंग का जो पार्ट है काफ़ी ज़्यादा बहुत स्पीड से घूमता है, ठीक है। और उससे क्या होता है, जैसे आपने कोई नट बोल्ट है टाइट करना है या लूज करना है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो? एयर इम्पैक्ट रेंच या फिर एयर रेचेट, ठीक है ना। रेंचेस ये आपने घर में यूज़ करा होगा। यहाँ से आप कोई ऑब्जेक्ट आप इसमें फंसाइए और आप उसको इजीली खोल सकते हैं यहाँ से टाइट या लूज करके, ठीक है। चलो, फ्लेयरिंग क्या होती है? फ्लेयरिंग फिटिंग जो है कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। इसका काम क्या होता है? जो कॉपर ट्यूबिंग होती है ना, कॉपर ट्यूबिंग को जोड़ने के लिए और सील करने के लिए काम आती है ये फ्लेयर, ठीक है ना। पुलर, पुलर किस लिए होता है? ये पुलर जो होता है इसमें क्या होता है, जैसे गियर्स होते हैं ना गाड़ी के, ठीक है। गाड़ी के जो गियर्स होते हैं आप उनको इसमें फंसाइए और आप उनको ना पुल कर सकते हो, ठीक है, निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आपका यूज होता है पुलर। वर्ड से ही समझ जाओ, पुलर मतलब पुल, पुल मतलब खींचना, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो, आउटसाइड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर जो होते हैं बेसिकली मेजरमेंट नापने के काम आते हैं, ठीक है, मेजरमेंट के काम आते हैं, सॉरी। तो जैसे कि 0.0 mm तक इसकी एक्यूरेसी रहती है, काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट रहते हैं। जैसे कि मान लो आपको बहुत ज़्यादा प्रिसीशन चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए किसी वर्क पीस में, ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे मेजरमेंट में। तो ऐसे टाइम पे वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट आपको मेजरमेंट प्रोवाइड कराते हैं। अब तो वर्नियर कैलिपर्स जो हैं डिजिटल आने लग गए हैं, पहले तो जो थे मैनुअली आया करते थे, ठीक है ना। माइक्रोमीटर कुछ इस तरीके से दिखते हैं। आप वायर की डायमीटर तक भी नाप सकते हो उसमें, ठीक है ना। वायर की डायमीटर तक भी नाप सकते हो। इधर से टाइट होगा तो इसके बीच में जो है ऑब्जेक्ट आपका होल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। ये वर्नियर कैलिपर है। जैसे कि मान लो मुझे कोई नट बोल्ट है, उसकी एक्सटर्नल डायमीटर, मान लो कि कोई नट बोल्ट है, ये कोई नट बोल्ट है, ठीक है ना। इसका इंटरनल डायमीटर और इसकी जो एक्सटर्नल डायमीटर है, ये जो बाहर वाली डायमीटर है, ये दोनों नापनी है। तो इसके लिए भी आप किसका यूज कर सकते हो? वर्नियर कैलिपर का यूज कर सकते हो, ठीक है। ये जो पॉइंटेड एजेस दिख रहे हैं ना, पैने से एजेस दिख रहे हैं, आप इसको इसके अंदर फंसाइए और इसको एक्सटेंड करिए, पीछे इसको एक्सटेंड करिए, तो यहाँ पे आपकी रीडिंग आ जाएगी। ये तो डिजिटल है, वैसे मैनुअली भी चेक होती है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद टेलीस्कोप गॉज, ठीक है ना। टेलीस्कोप गॉज किस लिए यूज होता है? मान लो कोई स्लॉट है, कोई होल है, ठीक है ना। तो उस स्लॉट और होल की इंटरनल मेजरमेंट, आंतरिक जो उसकी नाप करना है आपने, ठीक है ना, उसके लिए आपके क्या यूज होंगे? टेलीस्कोप गॉज यूज होंगे। कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद डायल बोर गोज, ठीक है ना। डायल बोर गोज भी किस लिए? इंटरनल डायमेंशन, जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर की जो डायमेंशंस है उसको रीडिंग करने के लिए क्या यूज होते हैं? आपके बोर गोज यूज होते हैं। और इसमें जो रीडिंग है माइक्रोमीटर में आ जाती है कि कितना उस ऑब्जेक्ट का अंदर से साइज है, ठीक है ना। चलो, डायल टेस्ट इंडिकेटर्स किस लिए होते हैं? मान लो कि मुझे जो है 2 सेंटीमीटर का एक होल जो है या नट बोल्ट जो है उसके अकॉर्डिंग कोई एक और नट बोल्ट क्रिएट करना है, बनाना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड साइज मेरा 2 सेंटीमीटर है और मैंने जो नया नट बोल्ट बनाया, ठीक है, नट बनाया, तो उसमें क्या है, आपने देखना है कि ये स्टैंडर्ड साइज से कितना ज़्यादा वेरिएशन में है, ठीक है ना। वेरिएशन मतलब इसका साइज कितना डिफर कर रहा है, बड़ा है, छोटा है या एक्यूरेट है। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या यूज पड़ेगा? डायल टेस्ट इंडिकेटर्स, ठीक है ना। स्ट्रेट एज, स्ट्रेट एज से समझ जाओ सीधा एज, ठीक है ना। स्ट्रेट एज से समझ जाओ सीधा। स्केल टाइप एक ऑब्जेक्ट है, उससे क्या करना कर सकते हो आप? स्ट्रेट लाइन खींच सकते हो, ठीक है ना। और आप ये देख सकते हो कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो प्रॉपर स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है, ठीक है ना। समझ में आ गया? फीलर गॉज एंड यूजेस, ठीक है ना। फीलर गॉज जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ये पत्तियां होती है, ठीक है ना।
मेटल की पत्तियां होती हैं, ठीक है। बेसिकली ये किस लिए यूज होते हैं, मान लो कि कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है ना, कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, कोई दो वर्क पीस है, उन दोनों के बीच में है, उन दोनों के बीच में गैप कितना है, उन दोनों के बीच में गैप कितना है, विड्थ कितनी है उसकी, उसको मेजर करने के लिए आप क्या यूज करोगे, फिलर गॉज यूज करोगे। कोई दिक्कत। स्क्रू पिच गॉज, ठीक है ना। स्क्रू पिच गॉज क्या होता है, मान लीजिए जो आपने एक जो स्क्रू लिया, ठीक है ना, एक स्क्रू लिया और स्क्रू में जो थ्रेड होते हैं, जो कटे हुए होते हैं ना, चूड़िया बोलते हैं हम, ठीक है ना। थ्रेड जो होता है, जैसे कि मान लो आप यहाँ देख लो, ठीक है ना, ये जो थ्रेड है ना, इसकी मेजरमेंट नापने के लिए आपका क्या यूज होता है, स्क्रू पिच गॉज यूज होता है। जैसे कि पिच क्या होता है, ये एक थ्रेड है और ये एक थ्रेड है, ठीक है ना, ज्यादा दूर नहीं जाना, जो एडजेसेंट है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो आपका कहलाता है पिच। क्या कहलाता है, पिच। समझ में आ गया। इस पिच को मेजर करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, ये स्क्रू पिच गोज। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। और इन दो जैसे मान लीजिए ये एक थ्रेड है और ये कटा हुआ है एक चूड़ी, दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं थ्रेड एंगल, ठीक है, कोई दिक्कत। चले आगे। वैक्यूम गोज। वैक्यूम गोज जो होता है बेसिकली एयर प्रेशर मेजर करने के लिए होता है कि ये किसी ऑब्जेक्ट में जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना वेरिएट कर रहा है, ठीक है, ज़्यादा है कम है। अगर इसकी वैल्यू लो आती है तो इसका मतलब इंजन जो है एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा, ठीक है ना। वैक्यूम प्रेशर, वैक्यूम गोज, ठीक है ना। टायर प्रेशर गोज सबको पता है, जो टायर जो होता है उसमें कितना प्रेशर है, ठीक है ना, उसको मेजर करने के लिए क्या यूज होता है, टायर प्रेशर गोज यूज होता है। कुछ कुछ ऐसा ही दिखता है वो भी, देखते हो वो जो हवा वालों के पास होता है, हवा भरते हैं जो, है ना, और गाड़ियों में।